नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो अतिथि आप सभी से मिलने के लिए आई हैं, इनकी पूरी जर्नी बेहद रोचक है। बहुत सारी अच्छी बातें आज ये हमसे शेयर करेंगी, लेकिन पहले मैं इनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में है कथक नृत्यांगना नम्रता राय जी, जो कि अब कथक गुरु भी हैं। नम्रता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नीलम जी। जी, आप उत्तराखंड से हैं जी। और वहाँ से आप नृत्य से जुड़ी, और उसके बाद एक पड़ाव वो भी था कि भारत के बाहर आपने भारतीय संस्कृति जो है और उसका जो नृत्य बेहद खूबसूरत हिस्सा है, उसके प्रचार प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। तो मैं दोनों के बारे में जानना चाहूंगी। शुरुआत बचपन से करते हैं। क्या शुरुआत से ही, बचपन से ही नृत्य के प्रति रुझान था? नृत्यांगना बनना चाहती थी? देखिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एक एक्टिव बच्चा जैसे होता है, इधर कूदना उधर कूदना। माँ जब भी कुछ बोले ये कर लो, अब हो गया, फटाफट खत्म हो गया, अब क्या करना है? तो माँ ने बोला भाई इतना, अब तुम डांस कर लो। तो वो टीवी चला के सामने और डांस करना शुरू किया। आई थिंक मेरी माँ ही थी जिन्होंने ये नोटिस किया कि ये तो बहुत अच्छा कॉपी कर रही है। तो एक किस्मत की बात होती है कि हमारे कोई रिलेटिव थे दूर के, बहुत अचानक से आए एक दिन घर, और उन्होंने बोला अरे देहरादून में तो बहुत अच्छा एक कॉलेज है म्यूजिक का, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, आप इसका दाखिला वहां करा दीजिए। जी। और मुझे लगता है एज अ गर्ल, आई थिंक हम लोग क्योंकि ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं, वहाँ बहुत अच्छा नहीं माना जाता लड़कियों का नृत्य। तो उन्होंने कहा नहीं, डांस नहीं, हम इनको गाने में डाल देते हैं। तो आज तक मुझे लगता है जो मेरी फीस भरी गई वो गाने की भरी गई, लेकिन मैं चुपके से कथक के क्लास में जाके कथक सीखा। जी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि वहाँ पे गुरु स्वर्गीय डॉक्टर मधुकर आनंद जी थे, और उनके सानिध्य में जितना जो सीख पाई मैंने आई लर्नड। आई थिंक 14 साल मैंने उनसे सीखा, बारीकियां सीखी, और बस वहां से सिलसिला जारी हुआ। फिर कभी आई थिंक पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं हुआ फिर तो। जी, तो ये शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि मम्मी ने सिर्फ शरारतों से बचने के लिए कहा था कि आप ये डांस कर लो। करो। और उसके बाद वहाँ एडमिशन भी आपका हो गया। जी। तो जर्नी जब आगे बढ़ी, तब घर में आपने कब ये डिक्लेयर किया कि मैं तो यही करूंगी और मुझे अब नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता? और क्या प्रतिक्रिया उनकी थी? उसकी भी एक बहुत अलग कहानी है। मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा घर बड़ा ही ऐसा था कि पापा प्रोफेसर रहे इंग्लिश के, माँ भी बहुत एक स्टेनोग्राफी वो ट्रेन किया करती थी बच्चों को उस समय में, और इतना ज्यादा घर में भाई बहन पढ़ाई वाले सारे ऐसे रहे कि एक आर्ट को लेके उनको बड़ा अजीब लगता था कि इतनी सीरियस कैसे हो सकती है, कि हमने तो इसको एज अ हॉबी पकड़ाया और ये हॉबी से कहीं और दिशा में जा रही हैं। करते करते उनको ये हुआ, बट फिर मेरे पिताजी बोले कि देखिए आपके घर में सब कोई साइंस ग्रेजुएट हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई को बरकरार रख के अगर आप नृत्य कर पाएंगी और अपने को प्रूव कर पाएंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके नृत्य से। और वही हुआ कि मैंने 12th में, हम लोग उस टाइम में उत्तराखंड और यूपी एक ही हुआ करता था, सो यूपी बोर्ड से हम लोगों ने अपना साइंस में 12th किया, फिर ग्रेजुएशन आई डिड बीएससी किया मैंने। तो आई थिंक पेरेंट्स का एज सच बहुत वो नहीं था कि नहीं करना है, उनको लगा कि अच्छा ये पढ़ाई ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है उस जमाने में, उस सोच में, छोटे शहरों में एक आपकी लिविंग जो है वो आप अपने डांस से नहीं कर पाएंगे, ये आज भी लोगों को लगता है। लेकिन सो ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो बहुत था। जी। उसके बाद जब आप नृत्य से पूरी तरह जुड़ गई, तब किस तरह से आप जो परफॉर्मेंसेस हैं वो लगातार देती रही? उस वक्त के क्या अनुभव थे? कोई रोचक किस्सा उस दौरान का? मुझे लगता है बहुत अच्छा मुझे लगा था जब मैं नेशनल स्कॉलरशिप एक जीत गई थी। यहाँ से हमारे दिल्ली में होता है आर्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स, वहां से जो हमें मिलती है एचआरडी मिनिस्ट्री। तो कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं एक नेशनल स्कॉलरशिप में आई विल होल्ड दैट पोजीशन, और वहां से एक जोश जो मुझे आया उसके बाद। और आई थिंक फिर आई स्टार्टेड एंटरिंग इनटू दी कॉम्पिटिशन्स। तो वो करते करते कंपटीशन में भी फर्स्ट आ रहे हैं, हर कंपटीशन में जा रही हूँ, गुरुजी से शाबाशी मिल रही है, और वो करते करते आई थिंक वो चाहत और जो है ना वो एक जुनून में कन्वर्ट कब हुई है वो मुझे खुद नहीं पता। और वो खुशी एक जो मिलती थी अलग स्टेज पे होने की, और एज अ
जब हम बच्चे होते हैं तो वो कॉस्ट्यूम्स इतनी सुंदर, और आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, और बस चलता ही रहा वो है चलता फिर। रहा जी सिलसिला। जी तो मैं यहाँ अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूंगी कि जो अवार्ड्स की बात हो रही है, तो नृत्यमणि अवार्ड आपको मिला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड आपको मिला, गुरु सम्मान, डॉक्टर ऑफ उत्तराखंड जी ये सम्मान आपको मिला। तो इसकी विशेष तौर पर बात करना चाहूंगी, जिस जगह हम पैदा होते हैं, जब जी। उसके नाम से कोई पुरस्कार या अवार्ड हमें हम्म, मिलता है, तब परिवार में जो होती है गर्व की अनुभूति वो दोगुनी होती है। बिल्कुल। तो ये सब पुरस्कार जब आपको मिल रहे थे, जी। तब महिलाओं के साथ ये स्थिति होती है कि किसी भी क्षेत्र में आप हैं, परिवार उनके विवाह को लेकर भी चिंतित रहता है, बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद उनके करियर पर भी असर पड़ने लगता है। तो ये जर्नी आपकी किस तरह की रही फिर? मुझे लगता है अवार्ड्स डेफिनेटली एक आपको बहुत आगे प्रोत्साहन जो आपको मिलता है वो तो मिलता ही है, और घर की तरफ से भी जो था उनको वही, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल फैमिलीज में आज भी ऐसा ही है कि डांस इज जस्ट अ डांस, यू कैन नॉट टेक इट एज अ प्रोफेशन। जी। और वो प्रूव करने के लिए ये होता है इनिशियली, जैसे मैं वेलम गर्ल्स, एक वहाँ का एक रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ हम सिखाते थे। उसके बाद उनको ये प्रूव करना था मुझे, दिस इज ऑल्सो कैन बी एन प्रोफेशन। और करते करते उससे आगे हम जब बढ़ते चले गए, तब उनको एक यकीन होने लगा कि अच्छा हाँ हो सकता है। फिर मैं एज अ डेपुटेशन मैं साउथ अमेरिका, मैंने इंडियन एम्बेसी ज्वाइन की, वहाँ के इंडियन कल्चरल सेंटर्स हैं, वहाँ पे 3 साल मैंने बहुत काम किया। वहाँ के करेबियन आइलैंड्स जो थे, वहाँ पे हर, मुझे लगता है हर कंजर्वेटरीज, म्यूजिक कंजर्वेटरीज, जितने भी स्कूल कॉलेज, वहाँ इंडियन म्यूजिक जरूर इंट्रोड्यूस करके आई हूँ मैं। जी। सो आई थिंक वो एक चला, और उसके बाद जो एक पारिवारिक एक जो आता है, डेफिनेटली आता है, बट आई थिंक मेरे घर में पिताजी शायद उतना फोर्सफुल नहीं थे मेरे लिए। उनको लगा कि शी वांट्स टू फाइंड समथिंग, और कई कई बार बीच में आता था अब सेटल होना चाहिए, अब सेटल। तो आई वाज द वन कि एक दिन बड़ी हिम्मत करके, उस टाइम में ऐसा कि पापा से पूछने की भी हिम्मत नहीं होती थी, बड़ा डरते थे, आज तो बहुत टाइम बदल गया है। सो वो टाइम था, और मैंने बोला पापा व्हाट डज सेटल मीन? तो उन्होंने बोला सेटल बेटा मतलब घर गृहस्थी और ये। तो मैंने कहा सेटल तो फाइनेंशियली होता है ना कोई। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे शायद कभी ये सवाल नहीं पूछा। जी। और ये बहुत अच्छा संदेश आपकी बातचीत से हमारे लिसनर्स को मिलेगा, उन परिवारों को मिलेगा जो बेटियों को लेकर थोड़े डरे रहते हैं, जिन्हें जी भरोसा जी तो जी। होता है अपने सेटलमेंट बच्चे इज की नॉट प्रतिभा पर। शादी, जी। सेटलमेंट इज नॉट बच्चा, और नहीं नहीं, सेटलमेंट इज, आई थिंक द फीमेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी। वो सेटलमेंट है जब उनको लगे कि हाँ आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अकेले किसी पे निर्भर जी। नहीं है। जी। वो आई थिंक वो सेटलमेंट है। जी। बहुत ही खूबसूरत बात। और ऐसे में नम्रता जी, आप नृत्य करते करते, जी। प्रदर्शन करते करते, प्रस्तुतियां करते करते आप नृत्य सिखाने भी लगी। Oh, तो yes. ये रिदम सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जी, इसके जी। बारे में आप हमें बताएं। इसके पीछे बहुत ही एक इमोशनल सा एक किस्सा है। मेरे गुरु मुझे बहुत ही कम उम्र में छोड़ के चले गए, जी। 2008 में। ही सफर्ड फ्रॉम कैंसर, और बहुत ही कम समय हम लोगों को पता चला, और ऐसा लगा पलक झपकते ही वो चले गए। एंड आई थिंक उससे पहले, जैसे मैंने आपको बोला, मैं अपना ग्रेजुएशन भी कर रही थी, और हमें कभी कभी किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है जब वो पास होता है। जी। आई थिंक वो टाइम ऐसा था, मुझे लगा कि गुरुजी तो हैं, हमारे ही हैं। अब मैं 14 साल से उनके साथ हूँ, तो मुझे लगा हमेशा मेरे साथ है, कभी भी कुछ होगा सीखूंगी जब मन होगा। और आई थिंक मुझे लगता है उससे पहले आप उतने, जब आप बारीकियां जानते हैं शास्त्रीय नृत्य की, उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा अभी तो ये अथाह सागर है। अभी तो हमने सिर्फ वो ABCD लिख के खत्म किया। 14 साल तक मुझे लगता है वो बड़ा बेसिक बेसिक ऐसा था, लगता है कि अब फिर गहराई में जब आप जाते हैं तब लगता है अच्छा अब सीखने का टाइम आया है। और उस समय में गुरुजी चले गए, और उनकी याद में, उनकी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए मेरे मन में ये सोच आई कि मैंने जितना सीखा उनसे, वो आगे मुझे नेक्स्ट पीढ़ी को देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। जी। क्योंकि देहरादून में एकमात्र वो ही एक गुरु ऐसे हुए जिन्होंने बहुत दिल से लगाकर और बहुत शागिर्द तैयार किए। लेकिन वही, जो जितनी भी लड़कियां उनकी शागिर्द थी, सबकी शादियां हो गई, कोई परफॉर्मिंग आर्ट में नहीं आया। जो आज मैं देखती हूँ ऑन स्टेज, पीपल आर नॉट देयर। तो मुझे शायद वो खटक रहा था उस टाइम में। मैं शायद सबसे छोटी शागिर्द थी उनकी, और जो सीनियर्स थे, मैंने जब नहीं देखा, मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आई कैन नॉट गो लाइक दैट, आई हैव टू। तो वहां से वो रिदम सोसाइटी बना, और आज हम 16-17 साल हो गए हैं सोसाइटी को। जी। और मुझे लगता है अराउंड 90 to 80 स्टूडेंट्स दे हैव ट्रेन्ड, दे हैव मास्टर्ड अंडर मी, और अभी भी सिलसिला जारी है।
जी। नम्रता जी, जब आप भारत में प्रस्तुति देती हैं नृत्य की जी। और जब भारत से बाहर देती हैं हाँ। प्रस्तुति, तो ऑडियंस के रूप में क्या बदलाव आप महसूस करती हैं? क्या दोनों में फ़र्क होता है? देखिए, मुझे अपने देश में करने में तो एक अलग मज़ा है, एक हुँ, जुनून एक अलग दिखता है, क्योंकि आप जब यहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं ऑडिटोरियम्स में, आपको कलाकार दिखते हैं जो आपके संगीत को बहुत समझते हैं, हुँ, वो एक अलग ही खुशी आपको देता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी कला को और अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना, जी। क्योंकि हम एक मतलब मेरी अपनी सोच है ये हुँ, कि मुझे लगता है दैट आई हैव टू इंस्पायर देम दैट दे शुड कम बैक टू इंडिया एंड लर्न द आर्ट। तो जैसे मुझे मेरी एक बहुत सपना है कि जिस तरह से योग आज जी, पूरे विश्व में दिखता है ना, इस तरह से कथक दिखना चाहिए। जी। और वो आई थिंक हम ही लोग हैं, हम जरिया हैं कि उसको बहुत अच्छे से पहुंचाएं। और ऑडियंस जो है, जब हम कुछ कहानी, क्योंकि कथावाचक हैं हम लोग, तो हुँ, कहानी कह के जब कुछ प्रेजेंट करते हैं, सो बहुत अच्छे से उसको लेते हैं, सराहते हैं। और उसके बाद जब वो मिलने आते हैं हमसे, बहुत क्वेश्चंस होते हैं उनके पास। सो एक ये मेजर डिफरेंस है इंडिया में, क्योंकि ये हर पीढ़ी जानती है जी। क्लासिकल आर्ट। अभी हुँ, वहां पे अभी भी चल रहा है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ हुँ, ग्रास्पिंग प्रोसेस। तो जी। जैसा योग पहुंच गया है, मुझे लगता है, हुँ। आई थिंक कथक अभी भी मध्य यात्रा कर रहा है, उसको वो जी। पहुंचना है। जी, तो हमारी कामना है ये सपना आपका जल्द बिल्कुल, पूरा हो आई और होप। ये हमारी भारत की जो समृद्ध परंपरा है ये दूर-दूर तक जी। पहुँचे। ये बताएं कि जो बच्चे कथक सीखने की प्रक्रिया में अभी हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स अभी हो सकते हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह कथक से जुड़ना चाहते हैं। तो क्या संदेश उनके लिए, जीवन में वो कैसे आगे बढ़ें? मुझे लगता है, एक तो अभी आजकल मैं खुद अपनी एकेडमी में जब देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, एक ही बच्चे पे बहुत सारे एक्टिविटीज जो डाल देते हैं, हुँ, आई थिंक वो अच्छा नहीं है। जी। बच्चे के इंटरेस्ट को लेकर, शायद हुँ, बच्चा तो बच्चा है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है उसका कि आप बच्चे को एक चीज पकड़ाएं और उस पे फिर वो बोले, उनको 6 महीने आप उसको साधो। अभी आपको अगर फुटबॉल ही खेलनी है, आप 6 महीने फुटबॉल खेलो। जी। ऐसा नहीं है कि मैं थक के आ गया तो मैं थक गया, अब मैं छोड़ दूंगा, कल से नहीं जाऊंगा। और ये चीज जो है, अभी की जो यंगर जनरेशन है, मतलब क्लास 7 8 क्लास की जो जितनी भी लड़कियां भी हैं, अभी मैं देखती हूँ, वो बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ सिर्फ एक कोई एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी मैक्सिमम करके आप लेके चलें, एंड डोंट टेक इट एज अ हॉबी, यू टेक इट एज अ पैशन, जो आपको मजा आता है और वो आप साथ साथ में निभाएंगे, आपको कभी बोझ नहीं लगेगा। देन लेटर एट द एज यू विल हैव अ ऑप्शन लाइक वी हैड। जी। तो मुझे हुँ। लगता है आपको फिर चॉइस मिल जाती है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप उस दिशा में जाइए आगे। और जो भी चुनेंगे उसमें इतनी शिद्दत से तो जुड़ना पड़ेगा ही, आगे भी जुड़ना बिल्कुल पड़ेगा तो। पड़ेगा। मुझे लगता है जी। अगर आप पढ़ाई में बहुत मन है आपका, यू आर वंडरफुल इन स्टडीज, बिल्कुल आप पढ़ाई में जाइए। हुँ, आपको बहुत अच्छा लगता है डांस करना और आपको लगता है ये मुझे बोझ नहीं लगेगा, काम नहीं लगेगा, जी। बिल्कुल आप इसमें आइए। जी। नम्रता जी, आपने अपने नृत्य को लेकर कुछ प्रयोग भी किए हैं, जैसे कुछ बैले आपने तैयार किए जी। हैं जी। और काव्यकृतियाँ हैं, जिन जी। पर आपने नृत्य को कोरियोग्राफ किया है। जी। तो ये विचार कैसे आया और खासकर गीत गोविंदम के बारे में मैं जानना गीत चाहूँगी? गोविंद फिर मेरे गुरुजी से ही जुड़ा है, क्योंकि जी, गीत गोविंद दूरदर्शन में उन्होंने 108 एपिसोड किए थे उस समय में, और वो प्योर संस्कृत में था। उसके बाद यंगर जनरेशन से जोड़ने के लिए मैंने एक पूरा एक बना हुआ बैले था, जो कि एक मेरे ताल गुरु हैं उनका बनाया हुआ, और वो मेरे गुरुजी के लिए ही बना था। लेकिन जी। हुँ, चले गए, अकाल मृत्यु होने की वजह से क्या हुआ, वो आया मेरे पास, और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने को कि वो शायद गुरुजी ने ही मुझे चुना होगा कि हुँ, मैं उसको पूरा कर पाई। तो वो बहुत ही एक सुंदर है कि इंग्लिश में उसके नरेशंस हैं, हुँ, संस्कृत में उसके पद हैं, और हिंदी में उसके सारे उसको ट्रांसलेट करके हमने गाने प्रेजेंट किए। जी। तो वो अभी की जनरेशन से जोड़ने के लिए, या विदेशों में जब हुँ, भी हमने कहीं प्रेजेंट किया, पीपल कुड रिलेट। वो जयदेव जी का बनाया हुआ था प्योर संस्कृत, वो विदेश में शायद उतना नहीं समझ पाते, तो हुँ। उसको बहुत सरल भाषा में, उसको विद डायलॉग्स बहुत अच्छे से, और लोगों ने बहुत सराहा। और नम्रता जी, नृत्य से जुड़े बहुत सारे पहलू हैं, थोड़े से समय में सबको समेटना तो मुमकिन नहीं, लेकिन आज हमने बिल्कुल। ये कोशिश की कि आपकी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं को पता चले जी। और जी। साथ ही नृत्य से जुड़े हुए हमारे जो भी लिसनर्स हैं वो आपके माध्यम से कुछ काम की बातें उन तक पहुंच जाए, कुछ सीख बिल्कुल, आई पाए। होप पहुंची होंगी। जी, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका भी थैंक यू।
तो आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे साथ रही कथक नृत्यांगना और गुरु नम्रता राय जी। कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।